guys, how are you all? My name is मुक्ता धीर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने जा रहे हैं माउंटेन बिल्डिंग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है जियोसिंक्लिनल थ्योरी ऑफ कोबर। जियोसिंक्लिनल ओरोजन थ्योरी है ये कोबर की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसे पढ़ेंगे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। देखो, जियोसिंक्लाइन थ्योरी पढ़ने से पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि जियोसिंक्लाइन होता क्या है। तो जियोसिंक्लाइन क्या चीज है? देखो यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा है वाटर है, ठीक है। कलर्ड पिक्चर पे आ जाते हैं ना, तो ये वाटर है। अब ये एक लॉन्ग नैरो शैलो सा वाटर का एक डिप्रेशन है। अब इसमें क्या होगा, इसके साइड से जो ये रिजिड मासेस हैं, जो ये रिजिड मासेस हैं, इसके थ्रू साइड से क्या होगा, सेडिमेंट्स आकर के इसके अंदर डिपॉजिट होंगे। ये जो येलो लेयर दिखा रखी है सेडिमेंट्स की है। अब ये सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट होते जाएंगे तो क्या होगा, इन सेडिमेंट्स का वेट जो है वो इंक्रीज होगा। उसके प्रेशर की वजह से ये जो फ्लोर है, ये जो बेड है, ये क्या होगा, ये सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। तो अब इसका सबसाइडेंस होगा। तो वही चीज है, जियोसिंक्लाइन क्या है, दे आर द लॉन्ग नैरो बट शैलो वाटर डिप्रेशन। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन एंड द सबसाइडेंस। तो ये एक मोबाइल वाटर के जोन हैं जो कि दो रिजिड मासेस के द्वारा क्या होते हैं, बॉर्डर्ड होते हैं। अब इन रिजिड मासेस, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो लैंड है, ये लैंड हो गई, ये वाला जो रीजन है, दीज आर द रिजिड मासेस। अब ये जो रिजिड मासेस हैं, इन रिजिड मासेस को ही इसने क्या बोला, इसने बोला फोर लैंड्स। ठीक है, फोर लैंड्स, फोर लैंड्स। और ये जो बीच में वाटर का जो जोन है, जो मतलब मोबाइल जोन ऑफ वाटर है, इसको इसने ओरोजन बोला था। आगे हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो दे आर द जियोसिंक्लाइन क्या होते हैं, मोबाइल जोन ऑफ वाटर which is bordered by the two rigid masses called forelands, and it is characterized by gradual sedimentation and subsidence. वहीं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, long but narrow and shallow water depressions characterized by gradual sedimentation and subsidence. They are the mobile zones of water bordered by the two rigid masses called forelands. अब ये जियोसिंक्लाइन का जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था हॉल एंड दाना ने। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर इट। और इसको फिर बाद में आगे फर्दर डेवलप किया था हेग ने। तो ये तीनों नाम आते हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो जियोसिंक्लाइन समझ में आ गया कि जियोसिंक्लाइन क्या होता है। अब हम जो कोबर की थ्योरी है, जियोसिंक्लिन थ्योरी, उसकी बात करते हैं। देखो, कोबर ने क्या कहा, कोबर ने कहा कि जो आज हमारे जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, आज के टाइम में जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, वो कभी किसी ओल्ड रिजिड मास से ही डेवलप हुए थे, उसी से ही ग्रो हुए थे। कोबर की थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो ये एंशियंट रिजिड मासेस हैं और जो ये जियोसिंक्लाइन है, जियोसिंक्लाइन को तो इसने ओरोजन बोला, और जो रिजिड मासेस है इसको क्या बोला, इसको क्रेटोजन बोला। तो इसने कहा ये ओरोजन और ये जो क्रेटोजन है, इनके बीच में रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करना इसकी थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव था। समझ में आ गया, ओरोजन क्या है? ओरोजन यही जो मोबाइल जोन्स ऑफ वाटर है, उसे बोला इसने ओरोजन। और जो एंशियंट रिजिड मासेस है, उसको इसने नाम दिया क्रेटोजन। तो ओरोजन जो है किससे सराउंडेड है? दे आर सराउंडेड बाय द क्रेटोजन, द रिजिड मासेस। अब कोवर ने क्या कहा, कोवर ने ये चीज बोली कि भाई अर्थ जो है जब वो कूल होती है, तो अर्थ जब कूल हुई तब उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट हुई और उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुआ रिजिड मासेस का। अब ये जो रिजिड मासेस थे, ये जो मासेस जो थे, ये एज सच, ठीक है। और ये यहाँ पे जियोसिंक्लाइन। इसने कहा कि जब जैसे जैसे अर्थ की कूलिंग शुरू हुई, तो रिजिड मासेस जो है इनका कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स की वजह से इनकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई तब यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो स्क्वीज हुए, और वो क्या हुआ, वो स्क्वीज हुए, बकल हुए, फोल्ड हुए, और वो माउंटेन रेंज के रूप में बन गए। तो ये चीज इसने कही। इसने कहा कि जो फोर्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, दे आर जनरेटेड बाय द कूलिंग ऑफ अर्थ। अर्थ की कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस जनरेट हुई, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई इन रिजिड मासेस की, इन क्रेटोजेंस की, एंड विच स्क्वीज, जो कि बाद में स्क्वीज हुआ, बकल होकर के, फोल्ड होकर के सेडिमेंट्स में बन गए। और ये सेडिमेंट्स जो है ये माउंटेन रेंजेस के रूप में खड़े हो गए। ठीक है, ये जो सेडिमेंट्स थे ना इसके अंदर, यही तो फोल्ड हुए, ये जो सेडिमेंट्स यहाँ पे थे। देखो, अब इसने कोबर ने बोला कि
टोटल 6 मेजर पीरियड्स थे माउंटेन बिल्डिंग के। अकॉर्डिंग टू कोबर, माउंटेन बिल्डिंग के कितने पीरियड्स थे? 6 मेजर पीरियड्स थे, जिसमें से इसने कहा कि 3 तो जो इवेंट्स है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड के अंदर हुए, 2 इवेंट्स हुए पैलियोजोइक एरा के अंदर। पैलियोजोइक एरा में कब? कैलिडोनियन और हर्सिनियन हमने देखा था ना। हर्सिनियन और वेरिस्कन ओरिजिनी सेम है, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स जस्ट अनदर नेम ऑफ इट। ठीक है, तो कैलिडोनियन और वेरिस्कन ओरिजिनी जो है वो कब हुई थी? पैलियोजोइक एरा में। कौन से पीरियड में हुई थी? दैट यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी पढ़ चुके हैं, और जो इससे पहले हमने जो माउंटेन बिल्डिंग का जो लेक्चर था उसके अंदर भी हमने देखा था कि कैलेडोनियन और हर्सिनियन ओरिजिनी किस टाइम पीरियड पे हुई थी। तो देखते हैं आपको कितना याद है उसमें से, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एक इवेंट जो है ये कब हुआ? टर्शरी पीरियड के अंदर। टर्शरी पीरियड में क्या हुई थी? अल्पाइन ओरिजिनी हुई थी, है ना, आल्प्स वगैरह और ये सब बने थे। तो ये इसने 6 मेजर पीरियड्स जो है माउंटेन बिल्डिंग के बताए। अब इसने जो इस पूरी माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस थी उसको कोबर ने कहा कि माउंटेन बिल्डिंग की प्रोसेस जो है ये 3 स्टेजेस से गुजरती है। 3 स्टेजेस है, कौन कौन सी 3 स्टेजेस है? लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस तो फेज है जियोसिंक्लाइन के फॉर्मेशन की। अब यहाँ पे देखो, ये जैसे जियोसिंक्लाइन है, अब ये जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन जब होता है तब इसने कहा कि कैसे हुआ जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन? वही कि जो अर्थ की कूलिंग की वजह से कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? ये जो फोरलैंड्स थे इनके जो सेडिमेंट्स जो यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे, जो मतलब जो फोरलैंड्स है वहां से मतलब वो पास में आना शुरू हुए, और उनके जो सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हुए, और इसके वेट की वजह से यहाँ पे सबसाइडेंस हुआ बेड का। ठीक है, तो प्रेशर की वजह से ये जियोसिंक्लाइन का जो बेड है उसका क्या हुआ, मतलब सबसाइडेंस हुआ इस सेडिमेंटेशन की वजह से, और उसकी वजह से ये जो ग्रेजुअल सबसाइडेंस हो गया। तो ये तो लिथोजेनेसिस फेज थी, दिस वाज द फेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोसिंक्लाइन। देन कम टू ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस फेज में क्या हुआ? इस टाइम पे जो ये दोनों फोरलैंड्स थे, अब यहाँ पे देखो एक बार, ये वाला वैसे जो डायग्राम है ये कोबर की थ्योरी का नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये वाला जबकि कोबर की थ्योरी का है, आप ये उसमें बना भी सकते हैं चाहे तो एग्जाम के अंदर, जो भी अगर कोई और दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होते, तो वहां पर उस केस। ठीक है, तो ये अपने जो ओरोजेनेसिस फेज है, ओरोजेनेसिस फेज में क्या हुआ? अब ये दोनों फोरलैंड्स जो थे ये आपस में पास में आए, मूव हुए, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की साइड में मूव होते हैं, और ये इस हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हुआ, अब आपको ये दिख रहा है, ये सेडिमेंट्स येलो से कलर के जो है यही तो सेडिमेंट्स फोल्ड हुए हैं। तो ये सेडिमेंट्स जो है इनकी फोल्डिंग होती है जियोसिंक्लाइन सेडिमेंट्स की, और माउंटेन रेंजेस के रूप में बन जाते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ इट। इसे बोला इसने मार्जिनल रेंजेस। ये मार्जिनल रेंज दिख रही है, इस मार्जिनल रेंज का ही जो ये है कोबर, उसने नाम दिया रेन कैटन। रेन कैटन, रेन कैटन किस किसको बोला? मार्जिनल रेंजेस को। मार्जिनल रेंज का नाम दिया रेन कैटन। ठीक है, और उसने कहा कि बीच में जो अनफोल्डेड रीजन रह गया, ये जो मीडियन मास है जो फोल्ड नहीं हुआ, इसको इसने क्या कहा? इसका नाम इसने दिया फिशेंबर्ग। लिख देती हूँ, ये जर्मन नेम है एक्चुअली में, ठीक है ना, क्योंकि ये खुद जर्मन था। क्रिश्चियनबर्ग, क्रिश्चियनबर्ग इसने नाम दिया। ये किसका था? ये मीडियम मास को इसने बोला। यहाँ पे इसने ये भी चीज बताई, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसके अंदर, इस डायग्राम में देखो, ये मीडियम मास बीच का क्रिश्चियनबर्ग, ये मार्जिनल रेंजेस रेनकैटन, ये फोल्ड रेंज सच बता रखे हैं। टिथीज जियोसिंक्लाइन के बारे में इसने कहा कि टिथीज जियोसिंक्लाइन जो था वो अगर हम मतलब देखें तो किससे बॉर्डर था? नॉर्थ में देखो तो यूरोपियन लैंडमास से, और इधर आप साउथ की तरफ देखो तो जो अफ्रीकन लैंडमास है उससे ये मतलब कि बॉर्डर था, और जब इनकी मूवमेंट हुई तो अल्पाइन माउंटेन सिस्टम जो है वो ऐसे फॉर्म हुआ। ठीक है, वो इससे फॉर्म हुआ। और अगर हम ये हिमालयस वगैरह और ये सब भी उसी टाइम पे ही फॉर्म हुए। क्रिश्चियनबर्ग के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं, तो एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? मेडिटेरेनियन। सबसे पहले अगर हम मेडिटेरेनियन सी की बात करें तो मेडिटेरेनियन सी भी एक मीडियम मास है, जो कि पायनीज और प्रोवेंस रेंज के बीच में पड़ता है। ठीक है ना, नॉर्थ में इसकी रेंज पड़ जाती है जो सॉरी
पायनी रेंज जो है वो तो आपके नॉर्थ में पड़ती है, और एटलस माउंटेन इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन जो है साउथ का वहां पे आ जाता है। तो मेडिटेरेनियन सी जो है वो एक मीडियम मास है। एनाटोलियन प्लेट्यू, जो एनाटोलियन प्लेट्यू है वो किसके बीच में, कौन सी दो रेंजेस के बीच में है, वो है पोंटिक और टॉरस के बीच में, पोंटिक और टॉरस के बीच में। देती हूँ यहाँ पे, पोंटिक एंड टॉरस, ठीक है, इनके बीच में है। ईरानियन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो ईरानियन प्लेट्यू जो है वो किसके बीच में है, जारगोज, जागरोस एंड एल्ब्रस माउंटेन के बीच में, एल्ब्रस माउंटेन के बीच में। तिब्बतियन प्लेट्यू तो हमें पता ही है, तिब्बतियन प्लेट्यू मीडियम मास का एग्जाम्पल है ना। तिब्बतियन प्लेट्यू यहाँ पे कुल्लून शान पड़ता है, कुल्लून माउंटेन यहाँ पे तिब्बतियन का एग्जाम्पल ही दिखा रखा है, दिस इज तिब्बतियन प्लेट्यू। यहाँ पे कुल्लून माउंटेन है और यहाँ पे हिमालयास पड़ता है। ये जियोसिंक्लाइन दिख रहा है, ये अंगारा फोल्डलैंड हो गया और ये डेक्कन लावा फोल्डलैंड हो गया। तो इस तरीके से जो है ये तिब्बतियन प्लेट्यू यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो ये कुछ इसने एग्जाम्पल बनाए। देन उसके बाद में थर्ड फेज आती है विच इज ग्लिप्टोजेनेसिस। ग्लिप्टोजेनेसिस फेज जो थी इसमें इसने कहा कि अब ये जो माउंटेन्स हैं इनका ग्रेजुअल राइज होगा। अब ये जो माउंटेन्स बने हुए हैं यहाँ पे, ये जो मार्जिनल रेंजेस वगैरह बन गई, माउंटेन्स बन गए, इनका ग्रेजुअल राइज होगा। और फिर उसके बाद में ये मतलब लेट फेज है, इसके अंदर डीन्यूडेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, डीन्यूडेशन। अब डीन्यूडेशन प्रोसेस शुरू होगी यहाँ पे, फ्लूवियल और अदर प्रोसेस जो है डीन्यूडेशन की वो शुरू होगी। उसकी वजह से जो मतलब माउंटेन्स की हाइट है वो क्या होगी, लोअर होना शुरू होगी। माउंटेन था तो इसकी हाइट लोअर होनी शुरू हुई, एंड देन फिर ये एक रेलिक्ट माउंटेन के रूप में बाद में रह जाएगा। तो ये बातें कही मतलब कोबर ने। तो कोबर की थ्योरी ये इतनी सी है, इसका इवैल्यूएशन देख लेते हैं, इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है। इसकी थ्योरी के इवैल्यूएशन में ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्शन की जो फोर्सेस है ना ये सफिशिएंट नहीं होती हैं टू कॉज द माउंटेन बिल्डिंग। तो ये मतलब इसकी जो थ्योरी है उसके अंदर ये सबसे बड़ी बात है कि वो जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से ही सिर्फ माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं है। सो दीज फोर्सेस आर नॉट सफिशिएंट टू कॉज द माउंटेन बिल्डिंग। अब अगर हम फोरलैंड के मूवमेंट की बात करें तो एक बंदा था जिसका नाम था स्यूस। स्यूस ने क्या बोला, स्यूस ने कहा कि जो ये फोरलैंड्स थे, ये जो अपने फोरलैंड्स है, जियोसिंक्लाइन है और ये फोरलैंड्स है। इसने कहा कि केवल जो फोरलैंड्स है उसमें से एक ही फोरलैंड जो है वो मूव करेगा, दूसरा फोरलैंड जो है वो मूव नहीं करेगा। और जो फोरलैंड जो है वो मूव करेगा वो एज सच आपका कहलाएगा बैक बैकलैंड। जस्ट अ सेकंड। तो इसने कहा कि केवल इन दो में से केवल एक ही फोरलैंड मूव करेगा, और जो मूव करेगा वो कहलाएगा बैकलैंड। और जो स्टेबल साइड होगी, दिस इज नॉट मूविंग, दिस इज स्टेबल, ये जो स्टेबल साइड है इसने कहा ये स्टेबल साइड कहलाएगी फोरलैंड, ठीक है। ये सुस ने बात कही थी। बट इसकी बात जो थी वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, और जो अपने कोबर है उसका जो फोरलैंड का जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सेप्ट हुआ, वो वैलिडेट किया गया। क्योंकि कोबर ने बोला था कि ये जो दोनों है, ये जो दोनों फोरलैंड्स है ये दोनों ही मूव करते हैं, और इसके एविडेंसेस भी बाद में पैलियोमैग्नेटिज्म और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के थ्रू मिले, ठीक है। जिसके अंदर ये बताया गया कि किस तरीके से दोनों ही एशियाटिक और जो इंडियन प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ एक प्लेट ही, इंडियन प्लेट ही मूव कर रही है, एशियाटिक प्लेट मूव नहीं कर रही है। दोनों ही प्लेट्स जो है वो मूव कर रही हैं। तो स्विस का जो कॉन्सेप्ट था जस्ट दिया हुआ था, सो आई जस्ट टोल्ड यू, बट ये जो था दिस वाज नॉट राइट। कोबर का जो ये दोनों फोरलैंड्स जो है मूव करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट था वो वैलिडेट किया गया। कोबर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडिंग जो ये वेस्ट ईस्ट एक्सटेंडिंग जो माउंटेन्स है ना, इसी को ही एक्सप्लेन कर पाया था अपनी थ्योरी के थ्रू। जबकि जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंडिंग माउंटेन है, नॉर्थ साउथ में कौन सा, जो आपका रॉकीज आ जाएगा, राइट, रॉकीज हो गया, एंडीज हो गया। तो ये रॉकीज एंडीज माउंटेन्स जो इनके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था इस थ्योरी के बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्शनिस्ट था ये, इसकी जो थ्योरी थी वो कॉन्ट्रैक्शन को लेकर की थी, जो कॉन्ट्रैक्शन फोर्सेस है उसको लेकर के थी। तो ये सिर्फ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंडिंग माउंटेन्स जो है उसको एक्सप्लेन कर पाया था, नॉर्थ साउथ को ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था।
तो ये इसकी पूरी थ्योरी है। मैंने कहा ही था छोटी सी थ्योरी है, बड़ी आसानी से हो जाएगी। कुछ कुछ चीजें आप इसके अंदर ध्यान रख लीजिएगा, जैसे कि रैनकैटन वर्ड आपको पता होना चाहिए। देखो एक मिनट, जस्ट क्विक रिविजन करा देते हैं। हॉलैंड दाना ने कॉन्सेप्ट दिया था, और 6 माउंटेन बिल्डिंग पीरियड इसने बताए थे, 6 माउंटेन बिल्डिंग फेजेस इसने बताई थी। इसकी जो थ्योरी थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव था ओरोजन्स और क्रैटोजन के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। ओरोजन क्रैटोजन आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं ये। देखो, जो क्रैटोजन है वो तो रिजिड मासेस हैं, और जो रैन कैटन है वो मार्जिनल रेंजेस हैं, ठीक है ना। और मीडियम मास क्रिश्चियनबर्ग, ठीक है। 3 फेजेस है, लिप्टोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस एंड ग्लिप्टोजेनेसिस। क्रिश्चियनबर्ग के जो क्रिश्चियनबर्ग है उसके आपको मीडियन मास के एग्जांपल्स ध्यान होने चाहिए, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इवैल्यूएशन हमने देख लिया। So this is all about this video lecture. I hope you have learned about this from this topic. और अगर आपको वीडियो पसंद आया है then please don't forget to hit a like, एंड अपने फ्रेंड से जरूर जरूर शेयर कीजिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगी। पीडीएफ जो इसकी है वो इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम चैनल है, जिस पे दिन वीडियो अपलोड होता है उसके नेक्स्ट डे पीडीएफ अपलोड हो जाती है। ये कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मुक्ता_धीर, और ये एक फेसबुक पेज है। इन दोनों पे ही मैं एक्टिव रहती हूँ, तो इन दोनों पे भी अगर आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही जल्द कुछ बहुत अच्छा लाने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में एक दूसरी थ्योरी के साथ में। बाय बाय।